हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईको विद शिवम सर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। अब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं फिजिक्स के, कि फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या कहते हैं। और क्लास नाइन्थ से क्लास 12 तक का है ये, ठीक है। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर वो क्लास 9 से या क्लास 11 से हैं तो वो भी इस लेक्चर को बड़े आराम से ले सकते हैं, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग की हुई है वो क्लास 11 से की है। ये आपके एलटी ग्रेड का जो आपने फॉर्म फिल किया होगा साइंस से, तो उसके लिए ही बना रहा हूँ मैं वीडियो। ये एक पूरी सीरीज़ है जिसमें हम साइंस के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। और हमने जो स्टार्ट किया है फिजिक्स किया हुआ है, तो हम यहाँ पर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, जिनका हमने नाम रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें देख रहे थे, हमने कुछ लेक्चर लिए थे और उस लेक्चर में हमने चीज़ों को पढ़ा था। और उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसमें यूनिट, जिसे हम मात्रक बोल देते थे, डायमेंशन देखी थी। यूनिट डायमेंशन के साथ साथ हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे थे जो फिजिक्स से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट थे, छोटे छोटे थे। और हम उससे ही आगे अब आ गए हैं लेक्चर पर। ये आज हम जो देखेंगे, आज एक चैप्टर होता है जो कि क्लास 9th में भी होता है और क्लास 11th में भी होता है, जिसे बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं इसे? मोशन, हिंदी में बोला जाता है गति। आज हम इस चैप्टर को देखेंगे कि इस चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं दो चीज़ें होती है, एक होती है रेस्ट और एक होता है मोशन। इन वर्ड्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, एक चीज़ होती है स्थिति। हिंदी में बोला जाता है स्थिति और इंग्लिश में बोला जाता है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? अगर आपने, जैसे कि आप बैठे हुए हैं कॉपी पेन लेके, मैंने बताया कि आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठेंगे जिससे भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे साथ साथ। अगर आपके सामने एक कॉपी रखी हुई है और वो एक जगह पर रखी हुई है, उसे बोलते हैं पोजीशन, मतलब कि किस पोजीशन में रखी है, तो पोजीशन है, स्थिति है। मान लीजिए अगर आपने अपनी कॉपी रखी हुई है और वो आपके रिस्पेक्ट में वो कॉपी वहाँ से हिल नहीं रही, मतलब कि वो वहीं पर रखी है और वहीं के वहीं रखी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति चेंज ना हो, उसकी स्थिति क्या ना हो, चेंज ना हो, किसके रिस्पेक्ट में? आपके रिस्पेक्ट में, आपके सापेक्ष। रिस्पेक्ट को बोलते हैं हिंदी में सापेक्ष। अगर आपके सापेक्ष उसकी कॉपी का पोजीशन, उस कॉपी की स्थिति चेंज नहीं हो रही, तो इस कंडीशन को जो बोला जाएगा उससे बोला जाएगा रेस्ट। रेस्ट को हिंदी में बोलते हैं विराम। तो ये क्या है? विराम या रेस्ट एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्टेट है जहां पर किसी भी बॉडी की पोजीशन, स्थिति चेंज नहीं होती। किसके रिस्पेक्ट में? जो भी आप हो उसके रिस्पेक्ट में, कोई भी पर्सन है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये तो होती है रेस्ट। दूसरी चीज समझते हैं मोशन। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को क्या कर पा रही है? चेंज कर पा रही है, तो वो क्या हो जाएगा? मोशन। लेकिन यहां पर भी एक चीज ध्यान रखनी है, रिस्पेक्ट मतलब कि आपका सापेक्ष, क्योंकि बिना सापेक्ष के मोशन नहीं होगा। समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं और एक कार में आपका दोस्त और आप साथ में बैठे हुए हैं। अब और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, और आप कार में बैठे हुए हैं। तो देखिए कार ऐसे चल रही है, इधर चल रही है कार ये। और अब इस चीज़ को समझते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि अब ये कार चल रही है और आप दोनों दोस्त साथ में बैठे हुए हैं। तो आप ये चीज़ समझिए कि आप अपने दोस्त के साथ जो बैठे हुए हो, अगर आप अपने दोस्त को अपने रिस्पेक्ट में देखें तो क्या आपका दोस्त मोशन में है? नहीं, क्योंकि आपका दोस्त तो आपके सामने बैठा हुआ है, हिल भी नहीं रहा वो, तो वो मोशन में नहीं है। इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में आपका दोस्त कैसा है? रेस्ट में है। किसमें? रेस्ट में, क्योंकि आप दोनों बैठे हुए, सिर्फ कार चल रही है, आप लोग नहीं चल रहे। पर लेकिन अगर हम देखें जो बाहर व्यक्ति खड़ा है, कहाँ खड़ा है? जो एक बाहर व्यक्ति खड़ा है, उस बाहर व्यक्ति खड़े होने के साथ अगर वो आपको देखता है, आप दोनों को देखता है, कार को चलते हुए देखता है, तो उस ऐसी कंडीशन में आप दोनों उसके सापेक्ष क्या हो? उसके रिस्पेक्ट में क्या हो? उसके रिस्पेक्ट में आप लोग मोशन में हो। किसमें? मोशन में। तो इसका मतलब यहाँ पर रिस्पेक्ट, सापेक्ष बहुत जरूरी है। अगर हम बाहर वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उसके सापेक्ष आप लोग कैसे हो? उसके रिस्पेक्ट आप लोग कैसे हो? मोशन में हो। लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे को देख रहे हैं तो आप दोनों के रिस्पेक्ट में आप दोनों कैसे हो? रेस्ट में हो। तो ये चीज बहुत जरूरी है रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट में। आई थिंक आप लोगों को रेस्ट और मोशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं रेस्ट और मोशन, उसके मोशन के कुछ टाइप्स के बारे में। मोशन के टाइप में सबसे पहला जो मोशन आता है उसे बोलते हैं लीनियर मोशन। इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर मोशन,
या है स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल देते हैं, और हिंदी में बोलते हैं रेखीय गति। क्या बोलते हैं? रेखीय गति। अब देखिए लीनियर मोशन क्या होता है, जब आप सीधी रेखा में क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, सीधी रेखा में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। अपनी स्थिति को अगर आप सीधी रेखा में चलेंगे, सीधी रेखा में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेट लाइन में करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा या फिर लीनियर मोशन कहलाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन ना करें तो कुछ और टाइप के मोशन हो जाते हैं। इसमें दूसरा मोशन आता है सर्कुलर मोशन। क्या आता है? सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन क्या है, जिसे हिंदी बोल देते हैं वृत्तीय गति। हिंदी वाले साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। वृत्तीय गति। अब ये वृत्तीय गति क्या है? वृत्तीय गति किसी एक बिंदु के, मान लीजिए मैंने एक बिंदु लिया और उस बिंदु के एक डिस्टेंस पर फिक्स कर इर्द उसके चारों ओर उसके सराउंडिंग क्या करने लगा? मैं मोशन करने लगा। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, मैंने आपको सिखाया था ना पहले वाले लेक्चर में कि ABCD। यहाँ पर देखो बच्चे का बस चलना सीख रहे हैं। सबसे पहले बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो क्या करने लगा? वो सीधा चलना सीखने लगा। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो क्या करने लगा? एक पॉइंट के चारों ओर घूमने लगा। तो इससे बोलेंगे क्या? सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। अगर हिंदी में कहेंगे कि जब कोई वस्तु एक वृत्त के रूप में, क्या है? एक वृत्त के रूप में क्या करती है? गति करती है, तो उस गति को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हेन द मोशन इन ए सर्कुलर पाथ। मतलब कि अगर सर्कुलर पाथ में मोशन होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? सर्कुलर मोशन कहला जाएगा। और सर्कुलर मोशन एक पॉइंट को फिक्स करके किया जाता है, एक पॉइंट के चारों ओर घूमने पर, फिक्स पॉइंट के उस पे होता है और इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। आगे चल लेते हैं। एक और मोशन होता है, इसे बोलते हैं दोलन गति। यहां पर लिखा नहीं है रोटेशन मोशन। क्या है? रोटेशन मोशन, जिसे हिंदी बोला जाता है दोलन गति। अब ये रोटेशन मोशन, दोलन गति क्या है? अगर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक चीज होती है इसे बोलते हैं एक्सिस, अक्ष। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। हिंदी बोला जाता है अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। किसी भी एक्सिस के थ्रू, मान लीजिए एक गोला होता, गोला मतलब ठोस गोला, स्फीयर होता, जैसे आपकी अर्थ है और अर्थ की एक्सिस है। आप सभी को पता है अर्थ दो तरह के मोशन करता है। एक मोशन तो अर्थ करता है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, सन के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है, तो ये कौन सा मोशन हो गया? तो सर्कुलर मोशन हो गया। ये कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन। लेकिन एक और मोशन आपको पता है कि अर्थ जो है अपने भी एक्सिस के अराउंड घूमता है, मतलब ऐसे गोल गोल घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, जिसकी वजह से दिन और रात होती है। तो अगर कोई भी मोशन किसके अराउंड हो रहा है? एक्सिस के अराउंड हो रहा है, अक्ष के, किसी भी एक अक्ष को, एक एक्सिस को फिक्स कर उसके अराउंड क्या किया जाए? मोशन किया जाए। जैसे कि आपकी अर्थ अपने एक्सिस पर मोशन करती है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं रोटेशन मोशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में दोलन गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के 2 सेकंड, मैंने हिंदी में थोड़ा सा गलत बता दिया। हिंदी में रोटेशन मोशन को दोलन नहीं बोलते, घूर्णन बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप देख लेना, वो मैंने हिंदी का गलत बोल दिया। रोटेशन मोशन को हिंदी में बोलते हैं घूर्णन गति। जब कोई वस्तु किसी अक्ष के परिते, किसके परिते? अक्ष के परिते क्या करेगा? एक तरह की गति करेगा, तो वो रोटेशन मोशन कहलाएगा। और इंग्लिश में क्या कह देंगे? व्हेन द मोशन इज रोटेटिंग विद द एक्सिस, मतलब किसी एक्सिस के थ्रू क्या करेंगे? मोशन करेंगे, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रोटेशन मोशन। तो आपको रोटेशन मोशन समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट आता है जिसे बोलते हैं हम क्या? ऑक्सिलेटरी मोशन, या जिसे हिंदी में बोल देंगे दोलन, ठीक है। ये मैंने गलती से दोलन ऊपर बोल दिया था, ठीक है। दोलन गति। अब बात करें हम दोलन गति या फिर ऑक्सिलेटरी मोशन। ये सिंपल सा वाला मोशन है जो घड़ी के पेंडुलम में होता है। मान लीजिए एक घड़ी है ये, और घड़ी के नीचे एक पेंडुलम निकला जाता है, और उस पेंडुलम का क्या करता है? वो इधर गया और इधर गया, मतलब कि पहले इधर गया और फिर इधर गया, ऐसे ही क्या करता रहेगा? मोशन करता रहेगा। इसे बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। इंग्लिश में बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? एक बिंदु के इर्द गिर्द होने वाला मोशन। तो ये क्या है? एक बिंदु को फिक्स करके उसके इर्द गिर्द जो मोशन किया जाता है, उसके इर्द गिर्द, इधर आया इधर गया, इधर गया इधर गया, इर्द गिर्द जो मोशन किया जाता है उसे बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। इसे वाइब्रेट मोशन भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे दोलन गति बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए घड़ी का पेंडुलम, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आपको बताइए, समझ में आया मोशन के सभी टाइप? तो सिंपल सा ये मोशन के टाइप्स थे, गति के आपके
प्रकार थे। इससे आगे हम चलते हैं, क्या चलेंगे, अब हम एक चीज पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। मैं इसको पहले रफ कर दूं यहां से थोड़ा सा। क्या चीज मैंने बताई, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये दो चीजें आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी और आती भी है यहां से क्वेश्चन। क्या है स्केलर क्वांटिटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है अदिश राशि। क्या बोला जाता है, अदिश राशि, लिख लेना आप लोग। और वेक्टर क्वांटिटी को इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है सदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दो चीजें होती है जिसका नाम होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इन दोनों चीजों को समझना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है परिणाम, हिंदी बोलते हैं परिणाम। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, मान लीजिए मैंने 10 न्यूटन का कहीं फोर्स लगाया, तो ये 10 न्यूटन इसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू किसी भी चीज की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं परिमाण। तो किसी चीज का मैग्नीट्यूड होता है और एक चीज होती है डायरेक्शन, दिशा। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, ऐसी राशि को क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, स्केलर क्वांटिटी, हिंदी बोलते हैं अदिश राशि। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, इन स्पीड और डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है, किधर जाना है, इसकी बात नहीं है, 10 किलोमीटर जाना है, किधर भी जाना है। ठीक है, तो ये होती है क्या, स्केलर क्वांटिटी। दूसरी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, इंग्लिश हिंदी में बोल देते हैं सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी में दोनों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मतलब परिमाण भी और आपको चाहिए दिशा भी। अगर आपको दोनों की जरूरत पड़ रही है, दोनों की आवश्यकता है, दोनों चीज है, रिक्वायर्ड करती है किसी भी क्वांटिटी में, तो वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, अब आपको सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, बहुत ही अच्छे से एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक एग्जांपल है, मान लीजिए ये आपका घर है और ये मेरा घर है, तो आपको यहां से यहां जाने के लिए आप यहां गए, इधर गए, इधर गए और फिर यहां मेरे घर आ गए, मतलब अपने घर से आप मेरे घर इस तरीके से चलकर आए। ये जो आपने टोटल दूरी चली है, टोटल पाथ चला है, टोटल आपने जो पाथ चला है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो टोटल एक्चुअल पाथ है, ये तो आपकी हो गई डिस्टेंस। क्या हो गई ये, डिस्टेंस। क्या हो गया, डिस्टेंस, दूरी। लेकिन जो मिनिमम फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस जो होगी, मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, दोनों को सीधा जोड़ दो, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में डिफरेंस देखने को मिलता है। दूरी तो वो है जो आपने एक्चुअल पाथ चला है, एक्चुअल पाथ जो चला है उसे बोलते हैं दूरी, और जो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो क्या है जी, कुल तय की गई पूरे पथ पर जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो तो क्या होगी, आपकी डिस्टेंस, और जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सीधा चलने की बात करते हैं, तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा 10 किलोमीटर जाना है आपको, मैंने कहा भाई कोई भी चीज़ है कि भाई ये स्कूल 10 किलोमीटर दूर है। जैसे हम अगर अपने कॉलेज की बात कर लें, जे विजन कॉलेज कितने 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर खाली 10 किलोमीटर का आ गया, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये तो क्या होगी, डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं कहूं इस दिशा में, इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब वो सीधी जा रही होगी उस डायरेक्शन में, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि मिनिमम पॉइंट है। समझ गए बात को। अब इसको ही अच्छे से समझ लेते हैं। देखो यहां पर समझते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस। जो एक्चुअल पाथ है, ट्रेवल किया गया एक्चुअल पाथ, टोटल दूरी है वो आपकी दूरी कहलाएगी। जो शॉर्टेस्ट, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट, मतलब कि पहला बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच में जो सबसे छोटी दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। जो डिस्टेंस है उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसके लिए वो स्केलर क्वांटिटी मतलब कि आपकी अदिश होगी, और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो डिस्प्लेसमेंट सदिश है। समझ गए। जो डिस्टेंस होती है
वो पॉजिटिव हो सकती है। कैसी हो सकती है? पॉजिटिव, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जीरो और ना ही निगेटिव। इसका मतलब समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आप इस बिंदु पे खड़े हैं और इस बिंदु से आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो मतलब कि आप चल ही नहीं रहे हो, और जब चल नहीं रहे हो तो आपकी दूरी है ही नहीं, डिस्टेंस है ही नहीं। तो डिस्टेंस जब ही होगी जब आप चलोगे, जब भी तो मानी जाएगी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कैसे? मैं अगर इस पॉइंट से ऐसे घूमकर इस पॉइंट पर वापस आ जाऊं, मतलब कि इस पॉइंट से गया था और इस पॉइंट पर घूम के वापस आ गया, और जो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की वो क्या कहती है? वो ये कहती है पहले बिंदु और आखिरी बिंदु, मतलब इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट, यही आपका इनिशियल पॉइंट, यही आपका लास्ट पॉइंट, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? जीरो। सिंपल सी बात है, वहीं पे खड़े हो आप तो ये क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। लेकिन डिस्टेंस तो आपने चली है पूरी की पूरी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, विस्थापन जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस दूरी जीरो नहीं हो सकती। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक और चीज, जीरो हो गई, पॉजिटिव हो गई, निगेटिव समझ लेते हैं भाई। निगेटिव कैसे होगी? धनात्मक हो सकती है। ऋणात्मक कैसे होगी? जीरो समझ में आ गई, ऋणात्मक कैसे होगी? मान लीजिए एक बिल्डिंग है ये, और इस बिल्डिंग से यहाँ से आपने ऊपर कुछ चीज फेंकी और यहाँ तक गई, तो ये तो क्या चल दी? उसने दूरी चल दी, डिस्टेंस चल दी। अगर वो वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, उसी इनिशियल पॉइंट पर आ जाए, तो क्या होगा? सिंपल सी बात, जीरो हो गया। लेकिन अगर वो इससे नीचे चला जाए, तो जीरो से नीचे चला गया ना, और जीरो से नीचे चला गया तो फिर वो वैल्यू निगेटिव में हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन निगेटिव में भी हो सकता है। तो ये आपका डिफरेंस था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है, उसके बाद आगे चल लेते हैं। 2 सेकंड रुकिए, मैं चार्जर लगा लूँ इसको। हाँ जी, हम कहाँ पर थे? हमने आपको डिस्टेंस पढ़ा दिया और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया। अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ और चीजें हैं, जैसे कि वेग और चाल, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका भी डिफरेंस देख लेते हैं लगे हाथ। एक ग्राफ में आपको बाद में बताऊंगा। देखिए एक चीज है स्पीड, जिसे हिंदी में बोल देते हैं चाल। क्या बोल देते हैं हिंदी में? चाल। और एक है वेलोसिटी, जिसे बोल देते हैं वेग। यहीं पे लिखी होगी वेलोसिटी भी, ये रही वेलोसिटी, वेग। ठीक है, 2 चीजें हैं, वेलोसिटी एंड आपका स्पीड। अब इसको समझते हैं क्या चीज है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। और जो स्पीड का फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। दोनों की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, वो सेम होती है मीटर पर सेकंड। उसकी भी मीटर पर सेकंड, इसकी भी मीटर पर सेकंड, क्योंकि लेंथ की मीटर ही होती है। दोनों की जो डायमेंशन होती है वो भी सेम होती है, LT-1, जो कि मैंने कल आपको पढ़ाई थी, ये भी सेम होती है। पर डिफरेंस देखने को मिलता है, एक है वेक्टर क्वांटिटी और एक है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, रीजन क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ जाता है, और जो वेलोसिटी है उसमें आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अगर हम इसकी किसकी बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो जो वेलोसिटी होती है उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। किसकी? डायरेक्शन की, मतलब कि टोटल जो आपने पाथ चलाया है उसमें डिस्प्लेसमेंट, मतलब सीधी रेखा में चला है, इसलिए होता है। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी अगर बात करें तो किसी भी गतिमान वस्तु की एकांक लंबाई पर चली गई जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वो चाल कहलाती है। मतलब कि एकांक लंबाई, मतलब कि एक लेंथ पर चली गई जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगी? आपकी चाल कहलाएगी। पर लेकिन वेग क्या होता है? वेग वो होता है जो टोटल विस्थापन पे चली गई दूरी है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पे चली गई, वो आपकी वेलोसिटी की बात हो जाएगी। और अगर आप टोटल पाथ पे चल रहे हो तो आपकी वो स्पीड हो जाएगी। सिंपल सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी और इसमें समझ में आ गया। एक चीज जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। देखो इनिशियल वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2, ये होता है आपका क्या? ये होता है आपका एवरेज निकाल दिया मैंने। क्या निकाल दिया? एवरेज। इसको ही बोलते हैं औसत, औसत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, औसत वेग का फॉर्मूला ये है।
तो हम इसे लगाएंगे आगे कहीं ना कहीं, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां लगाएंगे। तो आपको समझ में आया ये चीज। आगे चल लेते हैं थोड़ा सा और एक्सेलेरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन कई बार कहीं पर कहीं भी पूछ ली जाए तो आपके मुंह पर बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण बोलते हैं। एक्सेलेरेशन हिंदी बोला जाता है त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो क्या है कि सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब कि कितने समय में कितनी वेलोसिटी आपने चेंज कर दी है, कितने समय में कितनी वेलोसिटी आपने चेंज कर दी है, वही आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है कितने समय में, वही आपका एक्सेलरेशन है। इसको बहुत ही सिंपल वे में समझिए। तो आप बाइक पे बैठे हो और आप बाइक का एक्सेलरेटर दबा रहे हो, तो आप अपना क्या चेंज कर रहे हो? वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे हो। जब आप एक्सेलरेटर बढ़ाते हो तो आपकी क्या चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है, सिंपल सी बात। तो वही वेलोसिटी में आया गया चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। ठीक है, ये हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। और फिजिक्स में कहीं पर भी रेट ऑफ चेंज आ जाए ना, परिवर्तन की दर आ जाए, तो आप समझ लेना है टाइम के साथ ही बात हो रही है। क्योंकि टाइम ही एक अलग सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। टाइम, समय ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। समय अकेली क्वांटिटी है। देखो, वेलोसिटी का कंपेयर कर लिया स्पीड से, डिस्टेंस का कंपेयर कर लिया डिस्प्लेसमेंट से, एक्सेलरेशन का करेंगे रिटार्डेशन से, डिक्लेरेशन जिसे बोल देते हैं। ठीक है, पर लेकिन टाइम का कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। टाइम एक अकेला है। और अगर आपको और अच्छे जानना है तो एल्बर्ट आइंस्टीन के जो थ्योरीज हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने पूरी जिंदगी अपनी समय पर, किस पर? टाइम पर रिसर्च करने पर बिता दी थी। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, 1955 में एल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ हुई। और 1955 से जब उनकी डेथ हुई थी उससे 5 दिन पहले, कितने दिन पहले? सिर्फ 5 दिन पहले उन्होंने अपनी एक बुक कंप्लीट की थी। और उस बुक के लास्ट जो वर्ड थे, लास्ट वर्ड जो थे वो थे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जस्ट ए इल्यूजन। मतलब कि जो आपका पास्ट है, प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है वो सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं है। तो मतलब कि देखिए, पूरी जिंदगी उस व्यक्ति ने बिता दी और लास्ट में वो कुछ ऐसे शब्द कहते हुए चला गया। तो बहुत ही मैं जब इनकी चीज़ों को पढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कितनी गहराई पे चीज़ें थी और क्या क्या चीज़ें थी। उसके बारे में हम यहाँ पे बात ज़्यादा नहीं करेंगे। वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं फिजिक्स में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो एल्बर्ट आइंस्टीन के हैं या फिर न्यूटन के हैं या फिर और अलग अलग साइंटिस्ट के हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। उसके बारे में अभी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। पहले तो अभी आपको कोर्स के बारे में देखना है कि कितना आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब रिटार्डेशन की बात कर लेते हैं। जब आपका एक्सेलरेशन कैसे हो जाए? माइनस में हो जाए। क्या हो जाए? माइनस में, तो उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन माइनस में का मतलब क्या है? जब आप देखो वेलोसिटी, आपने एक बाइक चलाई, बाइक स्कूटी चला रहे हो, वेलोसिटी कम थी और बढ़ती चली गई, 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 एक वेलोसिटी पे आ गए। अब आपने इस वेलोसिटी पे चलते आ रहे हैं, मतलब कि आपने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट किया था। इससे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट किया था और अब आप किस पे आ गए? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आ गए। पेन क्यों उठा कर आया? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आ गए। ठीक है, ये लैग कर रहा है हल्का सा, कोई बात नहीं। तो सुन लीजिए कि आपने स्टार्ट किया था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आप आ गए 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। अब अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगा दूं, क्या लगा दूं? ब्रेक लगा दूं। ये तो सिंपल सा एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में चेंज हुआ। लेकिन अगर मैं ब्रेक लगा दूं तो ब्रेक लगाने पे क्या होगा? मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वेलोसिटी अगर कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन निगेटिव में जा रहा है। इसका एक छोटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो समझिए, आपको एक वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 40। कितनी दे रखी है? 40। और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। अब v कितना दे रखा है आपको? 60 दे रखा है, माइनस 40 अपॉन टाइम जो भी दे रखा है 5 दे रखा है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो 60 में से क्या होगा? 20/5 और 5 से कट कर दोगे 4। कितना आ गया?
4 आ गया आपका मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 आ गया भाई आंसर। अगर मैं इसको क्या कर दूं, फाइनल वेलोसिटी कम कर दूं और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा कर दूं, क्यों? मैंने फाइनल पर ब्रेक मार दिया तो चेंज हो जाएगा। अगर मैं उल्टा कर दूं तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस की आएगी, सिंपल सी बात। क्योंकि अगर मैं पहले रख दूंगा 40 और आगे रख दूंगा माइनस के 60, तो जब मैं इसे माइनस करूंगा तो माइनस का बड़ा है तो सीधी बात माइनस के 20 आएगा। क्या आएगा? माइनस के 20। और जब मैं डिवाइड करूंगा किससे? 5 से, तो माइनस के 4 आएगा। तो इसे बोल देते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पर मैंने आज छोटी छोटी सी टर्म्स जो आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है और पूछी जाएगी भी, क्योंकि यहाँ से जरूर ना जरूर क्वेश्चन आएंगे। इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एवरेज का एक न्यूमेरिकल आ सकता है, एक नॉर्मल न्यूमेरिकल आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आराम से करेंगे हम। तो ये आज हमारा लेक्चर था, इसमें हमने जितनी भी छोटी छोटी टर्म होती है उन सबको आपके साथ चर्चा करी और उसके बाद में देखा कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल देखेंगे, छोटे मोटे न्यूमेरिकल देखेंगे और हम जाएंगे मोशन की इक्वेशन पर। मोशन की 3 इक्वेशन होती है, पहली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मेरा पेन लैग कर रहा है पता नहीं क्यों। और तीसरी होती है आपकी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों इक्वेशन को देखेंगे और इक्वेशन के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।